इधर उधर भी चले गए होंगे क्योंकि देर काफी हो गई थी। तो पहले तो जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, आप सब लोग आ सकते हैं। हम 5-10 मिनट के लिए कलायत के भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा से ही राजनीति आगे बढ़ती है। मंच पर हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, जगमग मटोल जी भी हैं और कई सारे साथी हैं। मैं फिर नाम लूंगा तो फिर उसी पहेली में उलझ जाऊंगा। शमशेर मान जी भी मुझे दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब भी दिख रहे हैं, नसीब जी भी दिख रहे हैं, संजीत भी दिख रहे हैं, राजीव ढोल भी दिख रहे हैं, और फिर मैं उसी चक्कर में पड़ गया कि कुछ नाम छूटेंगे। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। फौजी साहब मेरे राइट पे पड़े, हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जितने भी गांव के प्रबुद्ध लोग, बुजुर्ग, युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हुए, आप सबको भी हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोरदार भारत माता का नारा लगा दीजिएगा, तो फिर जितने साथी अपने इधर उधर भी गए उन तक आवाज पहुंच जाएगी। और एक आध कोई बीजेपी कांग्रेस का भी समर्थक आसपास में बैठा हो तो थोड़े कान के पर्दे खुल जाएंगे। तो एक बार बंद मुट्ठी करके जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइएगा। सारे जो मंच पे हैं वो भी, जो नीचे हैं वो भी, जो पीछे हैं वो भी, बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत खूब, इतने में तो खुल जाएंगे पर्दे, खुल जाएंगे इतने में। देखिए ये चुनाव बहुत ही जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है। जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी और जब हमने ये फैसला किया था कि कलायत को हरियाणा की रणभूमि का केंद्र बिंदु बना देंगे, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चुनाव इस मोड़ तक आ जाएगा। आज के दिन की हालत ये है कि कलायत के 3 राज परिवार एकजुट हो गए और एक आम घर से आए हुए आम आदमी को हराने का, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तीनों राज परिवार मिलके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप सब लोग साथ देने के लिए तैयार हो तो हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे भी आप सोच के देखो, इन 3 राज परिवारों ने क्या दिया आपको? 3 राज परिवार का मतलब समझते हो? मतलब समझते हो 3 राज परिवार कौन से हैं? 3 परिवार ऐसे हैं कलायत में जो पिछले 30-40 साल से कलायत पे राज कर रहे हैं। 30-40 साल से पूरा कलायत इन 3 परिवारों के बीच उलझा हुआ है। एक बार जयप्रकाश जी, एक बार कमलेश जी और एक बार रामपाल माजरा जी। जब तक तीसरे का नंबर आता है तब तक आप लोग भूल जाते हो कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ। फिर वापस गिनती शुरू हो जाती है, 1 2 3, 1 2 3। 30 साल निकल गए कलायत के। इन 3 परिवारों को मौका देते एक भी काम नहीं बता सकते जो कलायत के अंदर हुआ हो। एक भी काम जो कलायत के अंदर हुआ हो आप मुझे बता दो। कोई एक अच्छा अस्पताल है कलायत के अंदर? भगवान ना करे कोई भारी बीमारी आ जाए, गरीब का घर बिक जाता है अगर कोई बड़ी बीमारी घर में आ जाए। आप बताओ मुझे, कलायत में कहां जाओगे इलाज कराने? किसी अस्पताल में अगर इलाज कराने जाओगे तो वहां इलाज नहीं मिलता। क्या मिलता है वहां एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर लिख दिया जाता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते क्या? यहां के लोगों को अच्छा इलाज नहीं चाहिए क्या? यहां अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते थे क्या? किसी ने कोशिश ही नहीं की कभी? किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया? किसी ने सोचा ही नहीं कभी कि कलायत के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? सब बस अपना पैसा बनाते रहे, पैसा बनाते रहे, पैसा बनाते रहे। उनके पास तो पैसा है, वो तो मेदांता चले जाएंगे, वो तो फोर्टिस चले जाएंगे। आपके घर में भगवान ना करे कभी कोई बीमारी आ जाए, आप कहां जाओगे? किसका दरवाजा खटखटाओगे? मैंने देख रखे ऐसे हालात, गरीबों के घर बिक जाते हैं इलाज कराते कराते, लेकिन इलाज नहीं करा पाते।
इसलिए ये संघर्ष जरूरी है। इसलिए इन 3 परिवारों की कैद से कलायत को आजाद कराना जरूरी है। आप इलाज छोड़ो, आप ये बता दो आपके यहाँ स्कूल कैसे हैं? स्कूल में टीचर नहीं, बच्चों के बैठने के बेंच नहीं, कमरों की हालत खराब है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं। मुझे रास्ते में अभी नौजवान दिखा रहे थे, कह रहे थे कि ये कीकरम स्टेडियम है। भाई अगर ये स्टेडियम है तो खुला मैदान किसको कहते हैं? वीरान जगह किसको कहते हैं? स्टेडियम का मतलब होता है कोई सिंथेटिक ट्रैक लगाओ, कोई अच्छी सी बाउंड्री बनी हो, उसके अंदर कोई सुविधाएं हो, कोई उसके अंदर कोच हो जो आपको ट्रेनिंग देता हो, कोई मशीनें लगी हो। हम लोगों को एक बोर्ड लगा के उसके ऊपर लिख दिया कीकरम स्टेडियम, तो स्टेडियम हो गया। किसी बोर्ड के ऊपर स्टेडियम लिख दोगे तो स्टेडियम हो गया। अरे अगर आपको स्टेडियम देखने हैं तो दिल्ली के स्कूलों में और पंजाब के स्कूलों में जाके देखो। सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल भी बने हैं, हॉकी के इंटरनेशनल स्टेडियम भी बने हैं, दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक भी बने हैं, और दुनिया के शानदार स्टेडियम जैसे होते हैं वैसे हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर स्टेडियम बने हुए हैं। इसको कहते हैं स्टेडियम। आप लोग अस्पताल देख लिया आपने, स्कूल देख लिया आपने। आप मुझे बता दो, अगर कोई रोजगार आया हो तो कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी कभी देखी है कलायत में आपने? कोई बड़ी फैक्ट्री आई हो, कोई कंपनी आई हो जिसमें हमारे बच्चे नौकरी कर सके? कभी सुना आपने कि कलायत में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा? कोई नहीं आया आज तक। क्यों भाई? हमारे बच्चों को रोजगार भी चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार भी चाहिए। अगर हमको नौकरी करनी है तो हमको गुड़गांव जाना पड़ेगा, मोहाली जाना पड़ेगा। अगर हमको नौकरी करनी है तो हमको रोहतक जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा किए? आज ये लड़ाई लड़ने का वक्त है। हमने 30 साल बर्बाद कर दिए। हमारी पीढ़ी जो 30 साल पहले पैदा हुए थे वो नौजवान हो गए, उनकी नौकरी करने की उम्र है, लेकिन आज तक हमने इस बारे में कोई ख्याल नहीं किया कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार कहां से पैदा होगा। इसलिए आज ये लड़ाई इस मोड़ पे आ गई है। आपको मैंने बता दिया, स्कूल का बता दिया, अस्पताल का बता दिया, रोजगार का बता दिया। सबसे बड़ी समस्या सुन लो, कलायत के हर एक गांव की सबसे बड़ी समस्या सुन लो। किसी एक आध गांव में हो सकता है आपके यहां भी कोई छोटा मोटा समाधान निकला हो तो निकला हो, नहीं तो पूरे कलायत की आज के दिन में ये हालत है। गंदा पानी गांव से बाहर जाने का बंदोबस्त नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का बंदोबस्त नहीं है। पूरे कलायत में यही हाल है। जहरीला पानी पीने को मजबूर है लोग, गंदे पानी के साथ रहने को मजबूर है लोग। गलियों की हालत देख लो, कीचड़, बहुत गंदगी, हर जगह पे हर गांव में यह हालत है। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते, यहां पे ये सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए थी। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। ना गंदे पानी की निकासी का इंतजाम है कलायत के गांव में, ना पीने के पानी के आने का इंतजाम है। क्या हुआ अगर 66 में से किसी एक दो गांव में कोई सुविधा हो गई हो? नहीं तो पूरे कलायत का यही हाल है। इसका मतलब ये कि 30 साल तक हमसे वोट तो लिया गया लेकिन कोई काम नहीं किया कभी भी। आप ये जो पिछली बार आपने विधायक चुन के भेजी थी कमलेश जी, इनकी देख लो आप, इन्होंने क्या किया ये देख लो। आपने 5 साल पहले इनको कलायत का विधायक बना के भेजा था। विधानसभा के अंदर 5 साल में एक बार भी कलायत नाम नहीं लिया इन्होंने, एक बार कलायत बोला तक नहीं। काम करना तो दूर की बात, एक बार भी नहीं बोला। मेरी बात पे यकीन नहीं हो, बहुत सारे युवा साथी खड़े हैं, अभी यूट्यूब खोल लो, आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के दिखा दो मुझे। एक बार भी 5 साल में कलायत का नाम तक नहीं लिया। अरे जब नाम ही नहीं लिया तो काम क्या कराएंगे? काम इसीलिए हुआ ही नहीं कभी। और गलती इनकी नहीं है अकेले, गलती इनकी नहीं है। सच्ची बात कड़वी लगती है लेकिन गलती हमारी भी बराबर की है। जब आप लोग वोट देने जाते हैं 5 साल तक तो हम खूब गालियां देते हैं। 5 साल तक हम कहते हैं इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये तो आया ही नहीं गांव में, इसने तो हमें पूछा ही नहीं, ये हमारे दुख में सुख में शामिल नहीं हुआ। फिर जब चुनाव का
टाइम आता है, वोट देने का टाइम आता है, फिर हम सोचते हैं ये कौन से गोत्र का है, ये कौन से गांव का है, इस तरह की रिश्तेदारी है, इस तरह की दोस्ती है, ये इसका धर्म है। हम इन सारे चक्करों में पड़ जाते हैं घूम फिर के, और फिर से बटन दबा के आ जाते हैं, फिर 5 साल गाली देना शुरू हो जाते हैं। ये चल रहा है लगातार ये चल रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस बार जल्दबाजी मत करना। कोई टाइम तय नहीं होता मशीन के ऊपर कि भाग के जाना है, फटाफट बटन दबा के आ जाना है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, सिर्फ एक मौका मिलता है 5 साल में। इसलिए जब मशीन के सामने जाओ इस बार, तो खड़े होना मशीन के सामने, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करना, और उसके बाद ये सोचना आंख बंद करके कि क्या मेरे बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा इस बटन को दबाने से। जब आप ये सोचोगे कि जो बटन में दबाने जा रहा हूं उससे मेरे बच्चों का नसीब लिखा जाएगा, जब आप आंख खोल के वोट करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपकी उंगली झाड़ू के निशान के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है, सारे टीवी देखते हो, सारे अखबार पढ़ते हो, आपको पता है दिल्ली में क्या चल रहा है, आपको पता है पंजाब में क्या चल रहा है। लेकिन हम उसके बावजूद भी आंख बंद करके रहना चाहते हैं। तो रहिए, अपने बच्चों के साथ दगा करोगे अगर आंख बंद करके रहोगे तो। आपके बच्चे जब जवान होंगे, आपकी आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि जब पूरा हिंदुस्तान बदल रहा था तो आप पिताजी क्या कर रहे थे, आप दादाजी क्या कर रहे थे। यकीन मानना, आप नजर नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से उस दिन। इसलिए संघर्ष करने का टाइम आज है, बदलाव लाने का टाइम आज है। और मैं तो बचपन से सुनता आया हूं, मैं तो अपने परिवार में मेरे बुजुर्गों से बचपन से सुनता आया हूं, कहते हैं भाई दिल्ली वाले बहुत तेज होते हैं, अपना तो रिश्ता भी नहीं करते उधर अपने यहां, तो है ना यही बात। कहते हैं ना कि भाई दिल्ली वाले तो बड़े तेज हैं, न्यू रिश्ता नहीं करते अपना। इसका मतलब क्या है, तेज तो है ही। अगले 10 साल पहले अपनी बिजली माफ करा गए, अपना पानी माफ करा गए, अपने स्कूल फ्री करा गए, अपने अस्पताल फ्री करा गए, अपनी तीर्थ यात्रा फ्री करा गए, महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री करा गए, और अब महिलाओं के लिए 1-1 हजार रुपए सम्मान राशि हर महीने भी करा गए। तो तेज तो है ही, वो तेज है, इस बात का दुख नहीं है। मुझे तो दुख ये सोच के आता है, ये पंजाब वाले तो अपने भाई हैं, हम ही जैसे हैं, एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं, अलग एक ही प्रदेश होता था पहले, अलग अलग हुए हैं। ये भी 2-3 साल पहले फैसला कर गए कि मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करनी है, बदलाव की राजनीति करनी है, अच्छे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की राजनीति करनी है। इन्होंने भी फैसला कर लिया। हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आप मुझे बता दो, आपने कलायत के लिए कब वोट किया? आपने कभी सिरसा के लिए वोट किया? कभी रोहतक के लिए वोट किया? तो फिर काम हो रहा है वहां पे यूनिवर्सिटी बनती है, वहां पे हॉस्पिटल बनते हैं, वहां पे पीजीआई बना हुआ है। आपने कब कलायत के लिए वोट किया? कलायत के लिए वोट करोगे तो ये सारी सुविधाएं आपकी चौखट पे लाके रख दूंगा यहां पर। ये तीनों राज परिवार, जो 3 परिवार हमारी बर्बादी का कारण है, ये तीनों के तीनों परिवार आज एकजुट हैं। इनको पता है कि जमीन खिसक रही है, इनको पता है कि लोगों का मन बदल रहा है, इनको पता है कि इस बार कलायत में झाड़ू चलने वाली है। इसलिए ये सारे इकट्ठे हो गए हैं पीठ पीछे, सारे सबने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये एक दूसरे को वोट भी दिला देंगे, वोट ट्रांसफर करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये एक दूसरे की मदद भी करेंगे, क्योंकि इनका मकसद एक दूसरे से चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद, सबका मकसद मिलके एक है कि किसी आम घर से, किसी आम परिवार से किसी को विधायक नहीं बनने देना किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर वो बन गया तो जनता के काम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपनी लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं है, इसलिए अपनी लड़ाई आधो-आध की है, 50-50% की है। हम लड़ाई में तब कामयाब होंगे जब आप इतनी मेहनत करोगे, जमीन के ऊपर एक-एक घर तक जाओगे, लोगों को राजी करोगे। 100 में से 50 वोट हमारे अकेले के होने चाहिए,
और 50 में ये तीनों राज परिवार आने चाहिए, तब फैसला लिखा जाएगा। इसलिए निर्णय करने की घड़ी है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। मान साहब को हमारी कोई पंजाब में पहली बार में सरकार नहीं आ गई थी, लेकिन पंजाब के लोगों ने मुकद्दर लिख दिया था पंजाब का। पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को संगरूर से चुन के भेजा और ये कहा कि हमको ऐसे लीडरशिप चाहिए। अगर आप भी कलायत से चुन के भेजोगे तो मैं ये वादा करता हूं, विधानसभा में जब जब कलायत का नाम लिया जाएगा, पूरे हरियाणा की राजनीति हिलेगी, पूरे हरियाणा। दबते नहीं अपा किसे थे, डरते भी नहीं अपा किसे थे। सीधा 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 संग्राम होगा। जब तक हमारे काम नहीं होंगे तब तक सड़क पे भी संघर्ष होगा, विधानसभा में भी संघर्ष होगा। आपकी एक एक सुविधा के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए सीने पे गोली तक खाने की हिम्मत रखता हूं, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फैसला तो आपको करना है। ये बागड़ मिले पता नहीं कितनी बार आपसे वोट ले गए, पता नहीं कितनी बार चुनाव लड़ने के लिए आए, आपसे हर बार कुछ न कुछ कहानी सुनाते हैं, आप वोट दे देते हो। एक तो थापी मार मार के वोट ले लेता है, इधर इसको थापी मारी चल भाई इतनी नौकरी दे दूंगा, इधर इसको थापी मारी चलते मैं विधायक बना दूंगा। और जब विधायक बनाने की बारी आई तो पूरे हरियाणा के अंदर घूम फिर के, पूरे कलायत में घूम फिर के उसको बस अपना बेटा नजर आया, उसके अलावा कोई नजर नहीं आया। ये क्या बात हुई भाई? कलायत में कोई इंसान नहीं है जो विधायक बन सके। कलायत में किसी आम घर से निकल के कोई बच्चा विधायक नहीं बन सकता। बन सकता है, लेकिन अगर बन गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए ये चुनौती देते हैं, इसलिए ये आपको रोकना चाहते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई को रोकना चाहते हैं, आपको भीड़ बना के रखना चाहते हैं, जो इनकी रैलियों में शामिल होती रहे, 5 साल कोसती रहे, फिर इनको वोट दे दे। ऐसी भीड़ बनाना चाहते हैं आपको। आप बनना चाहते हो भीड़ तो देख लो, और अगर बदलाव करना चाहते हो तो भी फैसला आपके हाथ में है। अगर बदलाव के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर बदलाव में शामिल होना चाहते हो तो हाथ उठा के बता दो एक बार कौन कौन इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हो। अगर ये आपका निर्णय है, अगर ये आपका निर्णय है तो मैं भी आज आपको बता दूं, अगले 5 साल तक 24 घंटे 5 साल आपके बीच में रहूंगा, आपके एक एक काम के लिए मौजूद रहूंगा। और अगर आपको 5 साल तक ये लगे कि मैंने आपकी सेवा में थोड़ी भी कमी रख दी, तो मैं आपको यह अधिकार देके जा रहा हूं कि अगली बार अगर आपके बीच में वोट मांगने आऊं तो जूत मार के गांव से बाहर निकाल देना। अपनी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, और हमको करना आता है। आप कंपैरिजन कर लो, आप मिला लो, हमको इनसे मिला के देख लो। ये लोग मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं, ये मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं? कुछ और नहीं आता इनको, कुछ भी और काम नहीं आता इनको। बाप दादा से राजनीति सीखी है और सिर्फ राजनीति करनी आती है। आप बता दो मुझे, सोच लो, मान लो ये राजनीति ना कर रहे हो, आंख बंद करके सोचना, मान लो ये राजनीति ना कर रहे हो, तो क्या ये किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? क्या ये किसी कंपनी में नौकरी करने लायक है? क्या ये किसी फैक्ट्री में रोजगार कर लेंगे? ये कुछ और नहीं कर सकते, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। और हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के अपनी मर्जी से राजनीति करने आए हैं। इंजीनियर हूं, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की है, 15-20 साल तक जितने बड़े चैनलों के नाम आप जानते हो, आज तक जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, सबने पूरे हिंदुस्तान में कवरेज किया है। लाखों की सैलरी पा रहा था जिस वक्त नौकरी छोड़ के आपकी सेवा करने के लिए आया। सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद सब कुछ छोड़ के आए, उसके बावजूद सब कुछ छोड़ के आए। इसलिए हम मर्जी से राजनीति कर रहे हैं, मजबूरी में राजनीति नहीं कर रहे। मजबूरी और मर्जी के बीच का अंतर समझो। मजबूरी में जो काम किया जाता है उसमें मन नहीं लगता, बेमन से काम होता है और फिर फलता भी नहीं ऐसा काम। और जो मर्जी से काम किया जाता है उसमें मन लगता है, आदमी उछल उछल के करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, उसमें मन लगता है और फल मिलता है। तो हम मर्जी से करने के लिए आए, और मैं अकेला नहीं,
आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप ऊपर से नीचे तक देख लो। अरविंद केजरीवाल कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आए, मनीष सिसोदिया पत्रकार की नौकरी छोड़ के आए, संजय सिंह इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आए, सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट की नौकरी छोड़ के आए, संदीप पाठक आईआईटी के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के आए, आतिशी जी यूएस में अपना बिजनेस छोड़ के यहां पे आए। सारे के सारे नेता आम आदमी पार्टी के अपना काम धंधा नौकरी सब कुछ दांव पे लगा के देश के लिए निकले। इसलिए इस बदलाव को स्वीकार कीजिए और कलायत में ऐसा इतिहास लिख दीजिए कि कलायत को इतिहास में पढ़ाया जाए हरियाणा के, कि जब बदलाव की बुलंद आवाज उठी तो कलायत से उसकी शुरुआत हुई और फिर पूरे हरियाणा में झाड़ू चलने लगी, पूरे हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं की राजनीति होने लगी। एक आखिरी चीज बहुत ऐसी भाषा में समझा देता हूं, शायद कुछ लोगों को और समझ में आए। जब हम सुबह अपने घर की सफाई करते हैं, हर रोज सारे करते हो अपने घर की सफाई, हर रोज सुबह सारे सफाई करते हो अपने घर में। कल एक तजुर्बा कर लेना, कल जब सुबह घर की सफाई करनी हो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से सफाई हो जाएगी? नहीं होगी। हाथ से घर साफ हो जाएगा? एक दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5 साल तो इस बीजेपी के पीछे खराब कर ही दिए, 5-10 रुपए और खराब कर लेना। एक कमल का फूल खरीद लाना बाजार से, कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर। क्या कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा? हो जाएगा कमल के फूल से घर साफ? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता और कोई रास्ता नहीं। और वैसे भी आप देखो तो सही, कौन क्या है, क्या राजनीति कर रहा है, कभी देखो तो सही। अरविंद केजरीवाल वो इंसान है, अभी सीएम के पद से, सीएम की कुर्सी छोड़ी है अभी 2 दिन पहले, सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। अरे अपने यहां हरियाणा में सीएम बनने के लिए गर्दन काटने को तैयार है लोग, और अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब उनको कोई लालच नहीं है किसी पद का, सेवा के लिए उस पद पे बैठे हैं। और अगर सेवा में कोई अड़चन डालेगा, इतना सा दाग लगाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ईमानदारी पर, इतना सा दाग लगाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, साजिश करके झूठा केस बना के उनको जेल में डाला। वहां से जमानत लेके आ गए कोर्ट से, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी अपनी ईमानदारी पे इतना सा भी दाग बर्दाश्त नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। उन्होंने कहा अग्नि परीक्षा दूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, और लोग अगर कहेंगे मैं ईमानदार हूं तो दोबारा कुर्सी पे बैठूंगा, वरना कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। ऐसे इंसान का साथ लेना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए। अपने हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुआ है, हमको गर्व होना चाहिए ऐसे इंसान पे जो पूरे देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। ये वक्त है उसके साथ खड़े होने का। अगर आज खड़े नहीं हुए, 78 साल बीत गए आजादी के बाद, कोई नहीं आया दोबारा गांधी या शहीद भगत सिंह, कोई दोबारा शहीद भगत सिंह और गांधी पैदा नहीं हुए। 78 साल बाद बाबा साहब के सिद्धांतों पे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 78 साल बाद उनके सिद्धांतों पर लड़ते हुए एक व्यक्ति जेल जाने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है। हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इनको, ये जितने पुराने नेताओं को आप बनाते आए हो, मान लो इनको आप बना दोगे तो क्या फायदा होगा भाई? घुटने तो वहीं जाके टेकेगा, कलायत को क्या मिलेगा? घुटने तो वहीं जाके टेकने हैं जहां पहले टेकते थे, उसी दरवाजे पे माथा झुकाना है। अपने स्वाभिमान को इनके सामने गिरवे मत रखो, अपने स्वाभिमान को जगाओ और कलायत की एक अलग पहचान बनाओ, बुलंद पहचान बनाओ। कलायत को जाना जाना चाहिए अपने नाम से, यहां की राजनीति चलनी चाहिए अपने नाम से। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी। अगर आपका मन बनता है कि इस बार कलायत के अंदर बदलाव होना चाहिए, इस बार कलायत में राज परिवारों का जो बंधन है वो टूटना चाहिए, इनके कब्जे से कलायत को आजाद होना चाहिए,
तो फिर एक बार मेरे साथ भारत माता का जोरदार नारा दोबारा से लगाएंगे और मैं अपने संबोधन को समाप्त करूंगा। एक आखिरी चीज उससे पहले ये कहना चाहता हूं, बहुत छोटी सी चीज है कि दिल्ली में जब किसान आंदोलन के लिए जब सारे, आप में से भी कई लोग गए होंगे, आप में से हिस्सा लिया था किसान आंदोलन में कुछ लोगों ने, ये देखो कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे, कोई आपकी सेवा में कसर छोड़ी थी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में? कोई कसर छोड़ी थी? हम लोगों को ये कहा गया था, अपने विधायकों को अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि बिछना पड़े तो किसानों के पैरों के नीचे बिछ जाना, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए अन्नदाता को। जो व्यक्ति आपका इतना सम्मान करता है, आपके लिए अपनी सरकार जिसने दांव पे लगा दी, किसान स्वाभिमान कौन होती है? किसान स्वाभिमानी कौन है? किसान का अपना स्वाभिमान होता है, किसान किसी का कर्जा नहीं रखता कभी भी। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं, अपना वो कर्ज भी याद रखना, अपना वो कर्ज भी हमको उतारना है। जब दिल्ली के दरवाजे पे हमारा स्वागत हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी की इस झाड़ू का स्वागत कलायत में भी उतने ही जोर शोर से होना चाहिए। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद